अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगही के नए एपिसोड में खुशामदीद। आपकी होस्ट वारिसा जैनब। हर दफा की तरह इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे इंसानी नफ्सियात पर और वो तमाम चीजें जो कि आपकी जहनी सेहत के लिए जरूरी हैं और वो तमाम चीज जो आपकी जहनी सेहत को मुतासिर करती है। आज के एपिसोड में हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान को, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान पिछले 20 सालों से एज अ माहिर नफ्सियात अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत सारा रिसर्च की है बहुत से ऐसी फील्ड्स में जो कि ना सिर्फ नफ्सियाती पहलू पे रोशनी डालती है बल्कि उन मकासद और उन मसलों पे भी रोशनी डालती है जो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, खुशामदीद। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आरसा, बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से बुलाने के लिए। और आज का जो हमारा मौजू है वो है खुदकुशी, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अगर कोई हो सकती है तो वो खुदकुशी ही है। एक जान का ज़ाया होना और नाजायज़ ज़ाया होना, और इस तरह ज़ाया होना कि वो शख्स जीना चाहता है लेकिन बिकॉज़ ऑफ सर्टेन प्रेशर, चाहे वो नफ्सियाती प्रेशर हो, चाहे वो समाजी प्रेशर हो, चाहे वो माशी प्रेशर हो, और ये किसी भी किस्म का प्रेशर है, उस प्रेशर को वो टॉलरेट नहीं कर पाया, तो उसके नतीजे में उसने अपनी जान को गँवा दिया अपने ही हाथों से। इंसान की पैदाइश के अमल से अगर आप देखें, एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, साफ शफ़ाफ जिस्म, साफ शफ़ाफ ज़हन के साथ। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे तजुर्बात लिखे जाते हैं। वो तजुर्बात कभी बहुत तल्ख भी होते हैं, वो तजुर्बात कभी बहुत प्लेजर वाले भी होते हैं, और उन तमाम तजुर्बात की बुनियाद पे वो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, ख़ास किस्म के ख़यालात और ख़ास किस्म के एम्बिशंस उसके होते हैं। हर बच्चा ज़िंदगी में अपने आप को किसी बड़े मकाम पे देखने की तरफ रुझान रखता है, क्योंकि हम सब पैदाइश के वक़्त से ही जीते हुए होते हैं और हम जीतना ही चाहते हैं ज़िंदगी में। आगे हर कदम चाहते हैं कि हमारा हर कदम आगे की तरफ जाए और हमें बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने के मौके मिलें। फिर चाइल्डहुड गुज़रती है, चाइल्डहुड गुज़रने के बाद बॉडी के सर्टेन चेंजेज़ आते हैं। आप देखें कि जैसे ही एडोलेसेंट के फ़ेज़ में एक बच्चा दाखिल होता है, तो उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसकी तमाम चीज़ें एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में आ जाती हैं। बायोलॉजिकल चेंजेज़ हैं, सोसाइटी उन्हें डिफरेंट अंदाज़ में देखना शुरू करती है, वो खुद को डिफरेंट अंदाज़ में देखना शुरू करते हैं। उनकी बॉडी के सर्टेन चेंजेज़, हाइट में इंक्रीज़ होना, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो एक आइडेंटिटी को भी बिल्ड करने की तरफ लेकर जाती हैं। इससे पहले तो बच्चा अपने माशरे के कंट्रोल में होता है। माँ-बाप, बहन-भाई, बड़े जिस तरह समझाते हैं, जैसे समझाते हैं, उसको वही चीज़ें लेके चलना होता है। लेकिन जैसे ही एडोलेसेंट में बच्चा दाखिल होता है, एडोलेसेंट में दाखिल होने के बाद उसके अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस आना शुरू होती है। जिसके बाद उसे लगता है कि मैं खुद भी कुछ हूँ, मेरी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है, मेरी अपनी भी कोई डिसीजन मेकिंग है और मुझे अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज़ से लेके चलना है। अब यहाँ वो बैलेंस करना ज़रूरी होता है उसके लिए कि जो चाइल्डहुड से अर्ली स्टेजेस से वो जो ड्रीम्स देखता चला आ रहा है, जो वो बनना चाहता है, उस बनने के अब उस पैराहे पर है जहाँ से उसे डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या वो उस टारगेट को अचीव कर पाएगा, जिस टारगेट के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में तमाम स्टेप्स आगे लिए हैं, ठीक है? अर्ली स्कूलिंग है और मॉरल वैल्यूज़ हैं, जिन बेसिस पे उसने अपना एक डिसीजन किया होता है। हम बच्चों से पूछें तो बच्चे बताते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम पायलट बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। आजकल बच्चे जो है वो आर्टिस्ट भी बनना चाहते हैं। यानी हर तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ अब ओपन हो गई हैं, करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुलते चले गए हैं, तो बच्चों की जो सोच भी है ब्रॉडर होती चली जा रही है। अब जो कल्चर है वो सिर्फ़ डॉक्टर, इंजीनियर तक नहीं रह गया है, अब कल्चर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जिससे बच्चे को आगे फ्यूचर में ग्रो करने के इम्कानात दिखाई देते हैं। मेरे ख्याल से सोच बदल रही है। पहले अमूमन ये होता था कि वालिदैन का इस तरफ रुझान होता था कि हमारा बच्चा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। वो समझते थे कि कामयाबी के बस यही दो शोबे हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से लोगों में अब ये बेदारी जो है वो पैदा हो रही है कि और फील्ड्स भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि मेडिसिन या इंजीनियरिंग की। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सोच बेदार हो चुकी है कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं है, प्रोफेशंस और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, शायद इनसे भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। तो मेन पॉइंट पर मैं आता हूँ वारिसा, कि हम जिस चीज को फोकस करने जा रहे हैं वो है सुइसाइड। और खुदकुशी ऐसे ही बैठे बैठे अचानक नहीं हो जाती, सही। उसके बिहाइंड एक सर्टेन सिनेरियो होता है। बहुत सारे टाइम, बहुत सारी चीजें स्लोली ग्रेजुअली पिंच कर रही होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कोई शख्स इस लेवल पर जाता है कि वो अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों से खत्म करे। WHO कहती है कि हर साल दुनिया में 7 लाख से ज्यादा अफराद खुदकुशी करते हैं, और ऐसा ही बड़ी अहम फिगर है। जी। 7 लाख से ज्यादा अफराद पूरी दुनिया में हर साल खुदकुशी करते हैं। और इसमें जो 15 से 19 साल वाली जो खेप है, यानी जिसे हम एडोलिसेंट कहते हैं, इस एडोलिसेंट वाली एज में अगर हम मौत के असबाब का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि खुदकुशी चौथे नंबर पर है। वाह। चौथे नंबर पे खुदकुशी है, जिसकी वजह से ये यूथ जो कि अभी सही से आंखें खोली होती है, वो खुदकुशी करके अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। फिर WHO कहता है कि जिस शख्स ने एक मर्तबा खुदकुशी की कोशिश की, इस बात के इम्कानात डबल हो जाएंगे कि वो दोबारा भी खुदकुशी की कोशिश करेगा। सही। फिर WHO ही बताता है कि दुनिया में 77%, 77% सुइसाइड लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज के लोगों में हो रही है। वाह। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर है यहाँ पर। यहाँ पे जबकि रिमेन यहाँ पे मैं जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर रिजवान। आपने जी जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, हमारा ये मानना था कि कोविड के दौरान बहुत से लोग जिनके हालात बदले, जिनकी नौकरियां खत्म हो गई, जिनका रोजगार बंद हो गया, तो खुदकुशी का रुझान जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया होगा। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो उसमें हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आती, यानी कि खुदकुशी का रुझान वहीं के वहीं है जहां कोविड होने से पहले था। ये चीज समझना मेरे लिए मुश्किल है। मैं समझा देता हूँ आपको। देखें, खुदकुशी का रुझान कम हुआ होगा, इसलिए कम हुआ होगा क्योंकि ऑलरेडी एक उससे बड़ा फियर मौजूद था। माशरा आपका स्ट्रेस फ्री नहीं था, एक सीरियस लेवल का फियर मौजूद था, और उस फियर की वजह से फियर कूपिंग हो रही थी, डिप्रेशन कूपिंग नहीं हो रही थी। सही। लाइफ के स्ट्रेसर जो थे वो सबका कॉमन स्ट्रेसर हो गया था। वो क्या था कि कोविड से कहीं अफेक्ट होके आपकी डेथ ना हो जाए, ठीक है। और जहां तक दूसरी बात है, देखें फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, फाइनेंशियल कंडीशन को बियर करने की परसेप्शन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। परसेप्शन क्या है? मेरे पास जितने पैसे हैं उन पैसों में मैं गुजारा करना सीखता हूँ। सही। जिस शख्स ने ये लर्न किया हुआ है तो उसके पास अगर कल पैसे कम भी हो गए तो उन्हीं पैसों में गुजारा करना सीख लेते हैं, क्योंकि तो लर्निंग है। आपने सीखा हुआ है कि मैं हालात के मुनासबत से कूपिंग करूंगा। अदरवाइज जिन लोगों के पास फाइनेंशियली कोई किसी किस्म की कमी नहीं है, उन्हें एक छोटा सा लॉस होने पे भी डिप्रेशन हो जाता है, और उस डिप्रेशन में भी वो खुदकुशी कर सकते हैं, जबकि उनके बैंक अकाउंट भरे हुए भी होंगे, फाइनेंशियल स्टेटस उनका कम नहीं हुआ, लेकिन सेंस ऑफ लॉस, जो मनी की मोहब्बत है, उसके आने का जो एहसास है कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, ग्रीडीनेस है, वो कम नहीं हो रही है, तो उसके नतीजे में कोई भी ऐसा काम कर सकता है। लेकिन जो शख्स अपने मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन रहना जानता है, इसका मतलब है उसकी कोपिंग प्रॉपरली वर्क कर रही है। कोविड ने आपको सिखाया कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए एफर्ट करेंगे। सही। कोविड तो आपको डरा रहा था, वो तो आपको बता रहा था कि अगर किस तरह से आपने खुद को लूज छोड़ा तो आपकी मौत वाकई हो सकती है। तो लोग तो अपने आप को प्रोटेक्शन की तरफ ज्यादा फोकस किए हुए थे। दैट इज मेजर रीजन जो आपने सवाल किया कि कोविड में तो लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस वीक हुए, बेशक हुए, लेकिन आपस की इंटीग्रिटी भी बढ़ गई, मोहल्लेदारियां और बहुत सारी चीजें एक दूसरे की केयर वाले सेंस में इंक्रीज हो गई।
लोग एक दूसरे के साथ कम से कम फोन के ऊपर ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे, अच्छे से बातचीत हो रही थी, लोगों में एक न्यू अवेयरनेस आ रही थी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। अब जो दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था कि खुदकुशी के हवाले से मैंने बताया, लोअर मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं उनके लोगों के अंदर 77% रुझान पाया गया है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन जो रिमेनिंग जो कम्युनिटी है, यानी हाई स्टेटस फैमिलीज या हाई स्टेटस कंट्रीज, वहां पर डिप्रेशन और अल्कोहल अब्यूज, ये दो बड़े प्रिडिक्टर हैं। आप ये ना देखें कि डिप्रेशन कोई गरीब लोगों का ही प्रॉब्लम है। अमीर कंट्रीज जो कि हाई इनकम कंट्रीज है, वहां पर सुसाइड का सबसे बड़ा जो प्रिडिक्टर है वो डिप्रेशन है, और उसके साथ दूसरा प्रिडिक्टर है अल्कोहल अब्यूज। तो ये एक बैलेंस के साथ चल रही हैं चीजें। अब मैं चाहूंगा कि आपको वो वजूहात बताऊं कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं। ठीक, एक वजह तो आप खुद बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो है किसी नफ्सियाती बीमारी का हो जाना। जिस नफ्सियाती बीमारी का मैंने नाम लिया अभी, जिसमें डिप्रेशन सबसे टॉप के ऊपर है, क्योंकि डिप्रेशन इंसान की जिंदगी से जो प्लेजर की एक सेंस है ना, प्लेजर मिलना खत्म कर देता है, दिलचस्पी खत्म कर देता है, मोटिवेशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है। अब आपकी दिलचस्पी भी नहीं है, आपको चीजों में मजा भी नहीं आ रहा, आपका लाइफ में मोटिवेशन भी नहीं बचा, तो उसके बाद वाहिद रास्ता लोगों को यही नजर आता है कि अब जिंदगी में है ही कुछ नहीं, इट्स बेटर कि खुदकुशी कर ली जाए और इस दबाव से निजात हासिल कर। अच्छा, खुदकुशी लोग इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें खुद को मारना है, उन्हें कोई खुद से बड़ी नफरत हो गई है और वो खुद को मर जाना ही उनके लिए सही लगता है। वो एक तो क्राई फॉर हेल्प है, क्योंकि उन्हें सही से मदद नहीं मिल पा रही है उन स्ट्रेसर को काबू काबू करने के लिए जो वो समझते हैं, जिसका सामना उन्हें हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, उनकी स्ट्रेस को कूप करने की सलाहियत वीक पड़ गई है, और अब वो समझते हैं कि इस हालात को काबू करने का वाहिद तरीका यही है कि खुद को मार लिया जाए। ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है जैसे मैंने बताया। फिर स्ट्रेस पर काबू ना पाने की सलाहियत, स्ट्रेस पर काबू नहीं पर कर पा रहे आप। अब स्ट्रेस किस तरह का आता है? अचानक आपको लॉस हो गया, कोई लॉस किस तरह का हो सकता है? फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस हुआ, बिजनेस में हुआ, किसी और तरह से कोई डैमेज हो गया आपका बड़ा, कोई नेचुरल आफत आ गई जिसकी वजह से बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया। ठीक है। रिलेशनशिप में इम्पेयरमेंट है, डिवोर्स का हो जाना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट, घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, बहन भाइयों से, माँ बाप से, बच्चों में आपस में, किसी करीबी दोस्त से, किसी लव वन से। ठीक है। ब्रेकअप जिसे हम कहते हैं, ये खराबी हो जाना। ठीक है। फिर कोई फेलियर है, आप बहुत अच्छे से तमाम काम करते थे लेकिन अचानक से किसी जगह फेल हो गए, और फेल होने के बाद आप उस फेल होने को बेयर नहीं कर पा रहे, या कोई बीमारी का लाहक हो जाना है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिन बीमारियों की तकलीफ या उनकी एम्बेरसमेंट, समटाइम HIV एड्स के हवाले से जब ये डायग्नोज होता है, बहुत सारे लोगों में सुसाइड का फर्स्ट थॉट ही सुसाइड का आता है, बिकॉज इस बीमारी को डिक्लेयर करना ही एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट का सेंस बनता है पूरी फैमिली के लिए। नोबडी लाइक कि ये बीमारी बताई जाए कि मेरे किसी लव वन को HIV या एड्स से इन्फेक्टेड है। ठीक है। फिर इन सारे सिनेरियो में बीमारियों के साथ साथ नाउमीदी का होना, अगर आप होपलेस हैं, क्योंकि होप आपको आगे लेकर चलती है लाइफ में। अगर होप अगर है तो फिर जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप मूव ऑन करते रहते हैं। लेकिन अगर होप आपकी खत्म हो गई है तो फिर आपके पास मूव ऑन करने का कोई रीजन नहीं बचता। ये बहुत बड़ा प्रेडिक्टर है सुसाइड करने के लिए। इसी तरह हेल्पलेसनेस है कि आपको लगता ही नहीं है कि आपकी किसी भी तरह से मदद की जा सकती है। आप समझते हैं कि कोई भी आपको आपके इस सिनेरियो से जिसमें आप फंस गए हैं निकाल ही नहीं सकता। जब ये परसेप्शन होगी तो फिर आपकी कोपिंग आपको सुसाइड की तरफ लेकर जाएगी। एम्बैरेसमेंट। मेरे ख्याल से डिप्रेशन की जो मेन जो रीजंस हैं वो होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस ही है। मतलब नाउमीदी जो है वही इस चीज को अक्सर जन्म भी देती है। 100% यही बात है, और ये डिप्रेशन के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं। लेकिन बाज औक़ात पूरी तरह डिप्रेशन नहीं होता, सिर्फ ये भी हो सकते हैं कि डिप्रेशन का पूरा क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा,
जी सिर्फ नाउमीदी ही है, सिर्फ नाउमीदी इटसेल्फ इनफ है किसी इंसान को सुसाइड कराने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि डिप्रेशन की कोई सिम्पटम नहीं थी, कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, पर अचानक किसी एक सीन में, किसी एक क्राइसिस में स्ट्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्ट्रेस कोई नाउम्मीद भी नहीं होता, कोई ना कोई सिचुएशन तो आएगी, कोई ना कोई स्ट्रेसर आया लाइफ और उस स्ट्रेसर को वो समझते हैं कोप अप नहीं कर पा रहे, तो वो हेल्पलेसनेस या होपलेसनेस की सिचुएशन को क्रिएट करती है कॉग्निटिवली और उसके बाद इस तरह का अचानक इम्पल्सिविटी में कोई शख्स ऐसा एक्ट कर जाता है और उसका नतीजा समटाइम बहुत लीथल भी होता है। फिर एम्बैरेसमेंट है, एहसास नदामत, गिल्ट फीलिंग, यू नो वी ऑल आर रिलीजियस मुस्लिम। पाकिस्तान जैसे कंट्री में देखें तो दुनिया कहती, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये चलता है कि पाकिस्तानियों को लगता है कि इस्लाम को फैलाने की जरूरत है, जबकि मुझे ये लगता है कि इस्लाम तो हर तरफ इस्लाम ही तो फैला हुआ है, वाहिद इस्लाम ही तो मजहब है जो प्रैक्टिस हो रहा है। अगर आप देखें इस्लाम के अलावा कोई और मजहब प्रॉपरली प्रैक्टिस ही नहीं हो रहे, एक वाहिद यही तो मजहब है जो दुनिया में प्रैक्टिस हो रहा है। तो मजहब की डोमिनेंस तो सबसे बड़ी यही है कि वो प्रैक्टिस हो रहा हो, तो इस्लाम हर तरफ प्रैक्टिस हो रहा है। हमारी पैदाइश के दिन से ही हमारे कानों में अजान की आवाज सुनाई देती है और हम हर दिन हमारे घरों में कुरान पढ़ा जा रहा होता है, हर दिन हमारे घरों में मजालिस होती हैं, हर दिन हमारे घर में नात ख्वानी हो रही होती है, पता नहीं कितनी सारी एक्टिविटीज हैं जो मजहब के लिहाज से हो रही हैं। हमारे माँ बाप चाहते ना चाहते हुए हमें हर वक्त वही सारी चीजें सिखा रहे होते हैं जो मजहब की तरफ से हमें बताई गई हैं। नमाजों की तलकीन हमारी तरफ एक तसलसल से चल रही होती है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ फोकस किए हुए हैं और अचानक से कोई एक ऐसा काम हो गया जो आपको लगता है कि काफी सिंफुल है, जिसमें सोसाइटी में भी आप एम्बेरस होंगे और शायद आफ्टर लाइफ भी आपकी कामयाबी डैमेज हो जाएगी, तो वो सिचुएशन भी एक खास किस्म का सिनेरियो क्रिएट करती है और पर्सन उस तरफ सुसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन रिलीजन ही सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है सही कि जिस शख्स के अंदर टेंडेंसी आ भी रही हो तो रिलीजन में क्लियरली बताया गया है कि ये हराम है, ये काम नहीं किया जा सकता, एंड वी नो दैट, हम जानते हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इतने सारे सिनेरियो में जो लोग खुदकुशी बहुत कम कर रहे हैं, जो रेट सुसाइड का कम है, उसकी बहुत बड़ी वजह रिलीजियस कूपिंग है कि रिलीजियस स्पीचिंग हर वक्त चल रही है, लोग इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अगर ऐसा इंक्लिनेशन आ भी रहा होता है तो रिलीजन उन्हें उससे बचा लेता है, ठीक है। फिर वायलेंस के थॉट्स हैं या वायलेंस की सिचुएशन दिखाई दे रही हो हर तरफ और उसी तरह के ख्यालात आ रहे हों जिसमें आपको बार बार रिपीटेटिवली खुद को हार्म पहुंचाने की टेंडेंसी आ रही है या किसी और को हार्म पहुंचाने की टेंडेंसी आ रही है, वो भी आपको समटाइम इस तरफ ले जाती है, ठीक है। क्या ये अच्छा, सिमिलर है ऑब्सेसिव थॉट से या ये अलग मुख्तलिफ चीज है? ये ऑब्सेसिव थॉट डेफिनेटली नहीं है। ऑब्सेसिव थॉट्स आर डिफरेंट। ऑब्सेसिव थॉट्स ऑलवेज ईगो एलियन होते हैं। ऑब्सेसिव थॉट ईगो एलियन होते हैं। अगर किसी को ये ऑब्सेशन आ रहा है कि खुद को मार ले तो उससे कंफर्टेबल नहीं होगा। हम्म, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डोंट वांट कि ये थॉट उसको आए, लेकिन डिप्रेशन में अगर आ रहा हो तो डिप्रेशन वाला उसके साथ कंफर्टेबल होगा, डिप्रेशन वाला उसे चूज करेगा। या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ आ रहा है तो वो भी उसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है। लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव के जो थॉट्स हैं वो उसके लिए नॉर्मली, अगर वो विद इनसाइट है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, अगर विद पुअर इनसाइट है तो फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव में भी ये हो सकता है। लेकिन अगर विद इनसाइट है तो इनसाइट में हमेशा वो थॉट ईगो एलियन ही परसीव होते हैं और पर्सन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो बार बार थॉट आ भी रहे होंगे तो वो उन्हें स्टॉप करने के लिए कोई ना कोई बिहेवियर अडॉप्ट करेगा जिसे हम कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। उसे थॉट आ रही है और उस थॉट को स्टॉप करने के लिए वो कोई भी बिहेवियर अडॉप्ट करेगा जिस बिहेवियर से, और जो रिपीटेटिव हो रहा होगा, जिस बिहेवियर की वजह से वो ऑब्सेसिव थॉट्स को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिस्पॉन्स करता है। लेकिन रिपीटेटिव थॉट का होने का मतलब है कि ये वरीज से रिलेटेड भी हो सकते हैं और प्री ऑक्यूपेशन हमारी किसी भी चीज में आती है। अब अगर हम किसी एक खास चीज पे फोकस हो जाएं तो नॉर्मली हम उसी के मुतालिक ज्यादा सोचते रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जब आपका बहुत ह्यूमर बनाया जा रहा हो, ये भी एक बहुत बड़ा केस है। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, प्रिजुडिस्ड है, खास तौर से आप देखिए जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उन्हें खास तौर से इसका सामना करना पड़ता भी है। जो हमारा एक नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कभी हमें मौका मिलेगा हम उस पर टॉपिक पे काम करेंगे जो इस्लामोफोबिया से रिलेटेड है, तो यू विल नोटिस दैट कि बुली किया जाना
मजाक उड़ाया जाना मुसलमानों के गेटअप के ऊपर, उनके हुलिये के ऊपर, उनके अटायर के ऊपर, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर, पाकिस्तान में होने वाले पॉलिटिकल या रिलीजियस वायलेंस के हवाले से, उस सिचुएशन के हवाले से पाकिस्तानियों का मजाक बनता है या उनके बच्चों का मजाक बनाया जाता है, तो वो डेफिनेटली सुसाइडल आइडिएशन की तरफ लेकर जाता है। यू विल नोटिस दैट कि बहुत सारे वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर मेल ट्रीटमेंट मिल रही है, उन्हें मिसट्रीट किया जा रहा है, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जो कि एक आम इंसान को मिलनी चाहिए, तो उन्हें बहुत ज्यादा इंक्लाइन करती है इस तरफ। बुली किया जाता है बच्चों को, यू नो दैट कि कितना कॉमन है बच्चों का बुली किया जाना। ये पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा स्कूल में। कॉमन है, यू नो। स्कूल्स में डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, किसी हाइट की वजह से, किसी के कलर की वजह से, किसी के बात करने के अंदाज की वजह से, हम सब डिफरेंट हैं, लेकिन हम सब डिफरेंट होके एक दूसरे को बराबर की रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जो बुली होते हैं वो अपने आप को ग्रैंडियोसिटी में लेकर दूसरे को डिसरिगार्ड करते हैं और उनको हर्ट करते हैं। तो उसके नतीजे के अंदर जो बेचारा बुली हो रहा है वो बहुत इंक्लाइंड होता है कि किस तरह से सारी सिनेरियो से निकले। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी यूथ बुली होने की वजह से भी सुसाइड की तरफ जाती है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है सिनेरियो में, तो क्या सिम्टम है कि ऐसा क्या होने लगता है कि जिससे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई पर्सन जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जा रहा है? तो पहले आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, ताकि फिर मैं बात को आगे चलाऊं। मेरे जहन पूछना में चाह रही हूँ। एक्चुअली दो सवाल हैं। एक, आपने मेंशन किया अल्कोहल अब्यूज। क्या अल्कोहल अब्यूज के अलावा नशा आवर चीजों का इस्तेमाल, क्या जो लोग किसी चीज के आदी हैं, सब्सटेंस यूज के या एडिक्शंस के, क्या उनमें खुदकुशी का रुझान ज्यादा है? और दूसरा, मुझे ये मालूम करना था कि आपने बात की बच्चों में, खास करके वो बच्चे जो स्कूल में मिसाल के तौर पे बुलिंग का शिकार हैं या अब्यूज का शिकार हैं, तो क्या बच्चों में भी खुदकुशी का रुझान है, या ये सिर्फ बड़े होके बलूगत के बाद ही इंसान के जहन में आते हैं? बिल्कुल है, बच्चों में भी है और बच्चे भी खुदकुशी कर लेते हैं, और उसकी वजह मीडिया का एक्सपोजर है। वो कभी आपके इर्द गिर्द के अंदर कोई ऐसा वाकया हुआ हो तो बच्चों की नॉलेज में अगर वो एक्सपीरियंस आए कि ये भी एक ऑप्शन है। देखें, बच्चे भी तो हमारे इन्वायरमेंट से सीखते हैं ना। अगर बच्चों की नॉलेज में ये हो कि ये भी एक ऑप्शन मौजूद है और फिर वो हर्ट हो, उनके अंदर कुछ ब्रेक हो, तो ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली होता है। और बच्चों के हवाले से भी स्टेटिस्टिकल डेटा मौजूद है कि बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं और बाज़ औक़ात वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। आपने दूसरी बात की ड्रग एडिक्शन के हवाले से, जैसे हेरोइन या ओपियम यूज़र्स हैं। ये ख़ास तौर से देखें, मैंने एक बात की ना, सुसाइड जो है ना वो कोपिंग है। कोपिंग किस चीज़ के? ओवर स्ट्रेस। जो स्ट्रेसर हैं हम उसे कोप करना चाहते हैं कि मेरी किसी तरह से इनसे निजात आ जाए, किसी तरह मैं इनसे बाहर निकल जाऊँ। एडिक्शन भी तो वही है। जी। जब एक शख्स नशा करता है तो नशा करने में भी वो रियल लाइफ से अवे होकर फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है। उसके पास ऑलरेडी ये कोपिंग मौजूद है। तो ये जो लोग हैं नॉर्मली सुसाइड करने की तरफ उस वक़्त जाते हैं जिस वक़्त इन्हें ड्रग्स मिलना पॉसिबल ना रहे। अब इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ड्रग अवेलेबल नहीं है, या फिर डिटॉक्स के लिए खास तौर पे हॉस्पिटलाइज जब किए जाते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन के फेज के अंदर आप देखेंगे, कभी भी किसी रिहेबिलिटेशन में जाइए तो डिटॉक्स का जो फेज होता है उसमें इन्हें बंद करके रखा जाता है, और वहां कोई भी इन्हें ऐसी चीज नहीं दी जाती जिससे इन्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने का चांस मिले। यानी अगर बर्तन भी दिए जाते हैं तो वो ऐसे होते हैं जो शार्प ना हो, जो उन्हें ऐसा ना करने दें। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर टेंडेंसी तब बढ़ती है जब उन्हें विड्रॉल के फेज के अंदर है, तब तो डेफिनेटली हो सकता है। अदरवाइज अगर वो एक्टिव फेज के अंदर है तो ये टेंडेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या साइन सिम्टम होता है। एक शख्स अचानक से खुदकुशी के बारे में तो महसूस कर रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो काम वो करता है, लोगों से अलग थलग करना शुरू कर देता है। सही। ठीक है, तो अलग आइसोलेशन में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है उसका, लोगों के दरमियान रहना उसके लिए डिस्कम्फर्ट है, और डिस्कम्फर्ट जो है वो फेस नहीं कर सकता, और वो चाहता है कि उसकी जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट ना हो, किसी को दिखाई ना दे, तो आइसोलेशन में जाना शुरू हुआ। अचानक से अगर क्लोज रिलेशनशिप के लोगों में मौत के बारे में बातचीत करेगा, मौत के हवाले से सवाल जवाब, मौत के बाद की जिंदगी के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब कर सकता है। क्लोज टाई के लोगों के अंदर
बैठे हुए इस तरह की बातें कर सकता है। अगर कोई टीवी पे प्रोग्राम भी देख रहा होगा तो इस तरह की चीजें जो ग्लूमी है, जो दर्द वाली है, उन चीजों में उसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वो अलाइंड होती है उसके मूड के साथ, वो उसको वही फीलिंग कंफर्म कर रही होती है, और वो उसमें ज्यादा अलाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आपने अभी जो बात की, एग्जाम्पल दी, इससे मुझे जॉन एलिया की मिसाल नजर आती है कि उनकी शायरी जो थी वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट करती थी, जो उनका डिप्रेसिव स्टेट था, और उनके पढ़ने वाले जो लोग थे उनमें भी ये आंसर पाया जाता था। तो जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दी कि आपका रुझान उन चीजों की तरफ जाएगा जो मे बी सैडनेस और ग्रीफ और नेगेटिव सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स को ज्यादा उसको उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम देखें ना, इस तरह की चीज जो आर्टिस्टिक वे में एक्सप्रेशन हो रहा होता है ना, तो कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो खुदकुशी करते हैं। जी। ये बड़ा रुझान है आर्टिस्ट के अंदर, वो भी खुदकुशी की तरफ जाते हैं। और बहुत स्ट्रेसर्स हैं आर्टिस्ट के अंदर, बहुत सारे स्ट्रेसर हैं जिनकी वजह से उन्हें काफी क्रोनिक इलनेस का भी सामना करना पड़ता है। पॉइंट इज दैट कि जो शख्स एक्सप्रेस कर पा रहा है ना, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे जॉन एलिया की आपने बात की, ऐसे बहुत सारे शायर हैं जी। जो अब पोइट्री में एक्सप्रेस कर देते हैं। अब एक्सप्रेस करने के बाद उन्हें रिटर्न में अप्रिसिएशन मिलती है, लोग उनके कहे हुए वर्ड्स पे उनकी तारीफ करते हैं। उस अप्रिसिएशन के नतीजे में उनकी लाइफ ऑन हो जाती है उसी सेंस के अंदर। ठीक है कि वो अपने एक्सप्रेशन को, जो फीलिंग्स हैं, उसे एक्सप्रेस करते रहें, और एक्सप्रेस करते खबरों में सुनते हैं, देखते हैं कि मीडिया के फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी। अच्छा डॉक्टर रिजवान, एक और चीज जो बहुत ज्यादा हमें नजर आती है और हम अक्सर खबरों में सुनते हैं, देखते हैं कि मीडिया के फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, सिंगर्स हो गए, यहाँ यूके में, यूएस में, यूरोप में, इवन एशिया में, अक्सर सुनने को आता है कि कोई ऐसा शख्स जो बहुत ही हंसमुख है, सोशेबल है, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन के जरूरी नहीं कि इलामात नजर आए, अचानक से खबर आती है कि दिस पर्सन इज नो लॉन्गर विद अस, दिस पर्सन वाज फाउंड डेड। फॉर एन एवरेज पर्सन, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे मोहल्ले में या हमारे वर्क प्लेस में, हमारे खानदान में खुदा न खास्ता या कोई जानने वाला इस माइंडसेट से गुजर रहा है जहां पे वो अपनी ही डेथ को प्लान कर रहा हो? देखें, ऐसा कभी भी बराह रास्त नहीं होता। आपने जो बात की ना, वो फिगर हैं जो सेलिब्रिटी है, इनका पब्लिक फेस और होता है, और इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो और होती है। हम सबका ऐसा ही है। हम सब अपने डिफरेंट पर्सोना के साथ वर्किंग करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि सेलिब्रिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये वो लोग होते हैं जिन्हें हर आम और खास जानता है। इनकी लाइफ भी बड़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे हम जैसे लोग जिंदगी में जहां भी मूव होना है, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी कर लें, सड़क पे कहीं कुछ खा लें, पी लें, पैदल चल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें कोई जानता नहीं है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसे हर कोई जानता है, उसकी तो जिंदगी की मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड है। और उनके साथ लोग एक्सपेक्ट यही करते हैं कि इस कैरेक्टर के अंदर बड़ी एनर्जी है, तो वो मजबूर होते हैं उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि लोगों के दरमियान देखें। इनका असल फेस तो हम नहीं देख सकते। वी नेवर नो कि ये घर के अंदर किस तरह से हैं। हम जब भी देखते हैं तो हम उन्हें टीवी पे देखते हैं। टीवी पे दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे हैं, दे आर एक्सपर्ट ऑन दैट। जो आर्टिस्ट है वो तो एक्सपर्ट ही है उस चीज की कि फेस को पब्लिकली कैसे दिखाना है। लेकिन इनकी छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि एक मामूली सा भी क्रिटिकल और मामूली सा भी, क्योंकि परफेक्शन के क्राइटेरिया को ये मीट कर रहे होते हैं। परफेक्शन की प्रॉब्लम ये है कि उसमें मामूली सी भी लचक आए तो परफेक्शन से नीचे आ जाती है। और 0 और 100 के दरमियान कोई और फिगर नहीं है। अगर वो 100 पर नहीं है तो 0 पर है। और 0 पर जब वो परसीव करते हैं तो उस स्ट्रेस को टॉलरेट करना वो उनके लिए डिफिकल्ट है। और नॉर्मली इन लोगों के पास सोशल सपोर्ट का नेटवर्क भी बड़ा स्ट्रांग नहीं होता।
सही। बिकॉज जितने भी लोग हैं वो फ्रेंड्स विद मनी हैं या फिर किसी ना किसी बेनिफिट के साथ हैं। इनके जितने भी रिलेशनशिप हैं नॉर्मली वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को प्रैक्टिस करते हुए दिखाई नहीं देते। दैट इज व्हाई यू विल फाइंड लॉट ऑफ पेट्स। इनके पास डिफरेंट किस्म के पेट्स होते हैं, वहां से अपने अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये जो सिनेरियो ना, मैं आपको इसकी एक नॉर्मल फैम में एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स बहुत डिप्रेस है, अभी सब कुछ छोड़कर बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, अचानक से वो आया आपके पास और नाउ ही इज स्माइलिंग, बिल्कुल ठीक है, आपसे बहुत अच्छे से मिल रहा है, आपको बहुत अच्छे से सलाम दुआ कर रहा है और आपसे सॉरी भी कर रहा है किसी ऐसी चीज के लिए जो उससे हुई, ठीक है, और वेरी हैप्पी। आप देखें कि तमाम चीजें उसने हैप्पीली एक्सप्रेस की हुई हैं, अच्छे से मिला लोगों से, और रात गुजरी तो सुबह तक पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली। तो वाह, वो क्या चेंज था जिसने उसको खुश कर दिया? वो चेंज था वो डिसीजन जो उसने ले लिया। इससे पहले वो उन थॉट्स के दरमियान बीच में कहीं ना कहीं मूव कर रहा होता है कि उसे खुदकुशी करनी है या उसे जिंदा रहना है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए भी उसके ड्रीम्स हैं, जैसे मैंने बताया बचपन से बहुत सारे ड्रीम्स हैं, और मौत को चूज करने के बिहाइंड भी उसके पास रीजन मौजूद है कि वो कूप अप कर नहीं पा रहा, उसको लगता ही नहीं कि उसका सोशल सपोर्ट नेटवर्क उसे आगे लेकर जा रहा है या वो उससे हेल्प ले सकता है, वो खुद ही बहुत एम्बेरस फील कर रहा है। जैसे ही उसने डिसीजन कर लिया कि नाउ उसका फैसला हो चुका है, उसका प्लान इज वेरी क्लियर, उसने कब किस वक्त क्या करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। अब वो एंड में सिर्फ कंक्लूड करता है। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको कि शब बारात में हमारे पास मैसेजेस आते हैं लोगों की ना, कि मुझसे जितनी भी गलतियां हुई सारी माफ कर दीजिए ना, ठीक है, आज के बाद में दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। तो इसी तरह से इनकी भी क्लैरिटी होती है कि भाई अभी डिसीजन हो गया, अभी फाइनल है ईच एंड एवरीथिंग नाउ, अब वो अपना उस एक्ट को करने जा रहा है एंड नोबडी डाउट। आपको लगता है कि सब कुछ सही हो गया और वो कंप्लीट एक्शन करके, क्योंकि वो अब फर्म प्लान होता है उसके पास, खत्म कर लेता, ठीक है। तो कोई भी डिप्रेस पेशेंट अगर एकदम से बहुत हैप्पी हो गया, अच्छा हैप्पी में भी दो स्टेट है, मैं बायपोलर की बात नहीं कर रहा, बायपोलर वाली लाइन के अंदर तो एक्सपेंसिवनेस नजर आएगी, मैनिक वो नजर आएगा, बड़े बड़े गोल नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं हैप्पी बात कर रहा हूँ, जी जी जी, मैं अचानक रेजिलियंट हो गया वो, यानी उसकी मुस्कुराहट, उसकी हैप्पीनेस जितनी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है सब बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल से अलाइंड है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो डिसिसिव है, उसने फैसला कर लिया है, उस डिप्रेशन से निकल चुका है। अब उस डिप्रेशन से निकल चुकने का मतलब है कि उसका डिसीजन हो गया कि उसे क्या करना है, ही डन विद दैट, और वो उसे कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। जबकि बायपोलर वाली स्टेट हो, तो बायपोलर वाली स्टेट के अंदर नॉर्मली बायपोलर की स्टेट हो या फिर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की स्टेट हो या फिर हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी की स्टेट हो, इसमें सुसाइडल अटैक जो होते हैं, जो अटेम्प्ट करता है पर्सन सुसाइड की तरफ, वो रिएक्शनरी अप्रोच में करता है, किसी ना किसी स्टिमुलस के रिएक्शन में वो प्रूव करने के लिए कि वो ये कर सकता है तो ऐसा कर जाएगा। अदरवाइज ये डिसऑर्डर खुद से उसे नहीं सुसाइड की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। हाँ, इनके साथ अगर कोमॉर्बिडिटी में डिप्रेशन आ जाए तो डेफिनेटली डिप्रेशन लीडिंग करता है, लेकिन ये डिसऑर्डर इटसेल्फ खुद से पर्सन को उस तरफ लेकर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब हो गया जो आपने पूछा, मैंने जो आपको जवाब दिया, आर यू सेटिस्फाइड? थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हमने काफी बात की वजूहात की जो इंसान को मजबूर कर देते हैं अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए, लेकिन प्रिवेंशन, अगर हम प्रिवेंशन पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसका बचाव कैसे मुमकिन है उस शख्स के लिए भी जो इसके बारे में सोच रहा है, और उस शख्स के लिए भी जो किसी को जानता है अपने सर्कल में जो probably who's thinking about ending their life? How can we support that person? अच्छा व्हाट्सएप, पहले मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा उस इटियोलॉजी को जिस पे हमने डिस्कस किया, कि जैसे सबसे बुनियादी पहली चीज है मेंटल डिसऑर्डर का होना, जिसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रखता है। डिप्रेशन, अल्कोहल अब्यूज की मैं इसलिए बात नहीं करता कि हमारे माशरे में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप जहाँ से हाँ वहाँ एडिक्शन के लिहाज से हो सकता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो
बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। फिर साइकोलॉजिकल स्टेट के अंदर उसकी इम्पल्सिविटी है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, स्ट्रेसर को कूप ना करने की कैपेबिलिटी है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और सोसाइटी में हम देखें कि सपोर्ट का ना अवेलेबल होना या इकोनॉमिकल सपोर्ट ना होना, आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी सहूलतें चाहिए आपकी लिमिटेड हैं, प्रिजुडिस किया जाता है, लोग आपको जो है बुली करते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इस तरफ लेकर जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर हम एटियोलॉजी पे बात करें तो हम 20 घंटे उसी पे गुजार सकते हैं, लेकिन हम उन फैक्टर्स को ज्यादा फोकस करें जो आम आदमी को समझ आ जाए। ठीक है। इससे आम फैक्टर्स। इससे एक और चीज, एक और एग्जांपल मेरे जहन में आई है। यहाँ यूरोप में जो रेफ्यूजीज आ रहे थे सीरिया से, इराक से, अफगानिस्तान, नाइजीरिया वगैरह से, रेफ्यूजी कैंप्स में 1 साल, 2 साल, 5 साल, इतना अरसा, इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद और उनको कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी, तो बहुत से लोग हैं हु अटेम्प्ट सुसाइड। अक्सर खबरों में आता है कि रेफ्यूजी कैंप्स में फला शख्स ने अटेम्प्टेड सुसाइड। तो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, क्योंकि रेफ्यूजी कैंप के अंदर लाइफ बड़ी लिमिटेड होती है, और ना आजाद होते हैं ना कैद होते हैं, बेचारे बीच में कहीं फंसे होते हैं। और जब भी बहुत लंबे टाइम के लिए ये सिचुएशन हो, बहुत लंबे टाइम के लिए स्ट्रेसर आपके साथ एसोसिएट किया हुआ हो, तो फिर कुछ लोगों की कूपिंग जवाब दे जाती है और वो डेफिनेटली इस तरह का एक्ट करते हैं, और ये स्ट्रेसर से ही रिलेट करता है। अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर, आपने जो सवाल किया था कि करना क्या चाहिए। वो शख्स जिसे सुसाइडल आइडिएशन आ रही है, अगर आप वो हैं जिसे सुसाइडल आइडिएशन आ रही है, तो टेक इट सीरियस। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है कि जब आपको ये ख्याल आने लगे कि अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, इस जिंदगी को खत्म हो जाना चाहिए। पहली बात तो याद रखें कि ये आपके थॉट्स नहीं हैं, ये आपकी बीमारी के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आप अपनी बीमारी को अपना आप ना समझें। आपके ड्रीम्स, आपकी लाइफ कुछ और थी, आपको अपनी लाइफ को फोकस करने की जरूरत है, और ये बीमारी की वजह से हो रहा है। चाहे डायग्नोसेबल बीमारी हो या चाहे एक बीमारी की अलामत हो, अब बीमारी की अलामत भी बीमारी ही है। तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पर हेल्प के लिए जाएं। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिससे बात करना आपके लिए कंफर्टेबल है, तो चाहे उससे बात करें। अगर आपके घर में कोई मौजूद नहीं है, तो आपका कोई दोस्त है, तो जाएं अपने दोस्त से बात करें। अगर आपका कोई दोस्त भी मौजूद नहीं है, कोई और सिग्निफिकेंट अदर है, तो जाएं उससे बात करें। अगर ये सब मौजूद नहीं है, तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाइए और जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की तरफ एक्टिविटी करें। आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती चीज है, इससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो आपने अपनी जिंदगी बचाने के लिए, देखें, आपको इतना वेट नहीं करना है कि जब आपको वो ख्यालात आएंगे कि अब आप सुसाइड का प्लान बना रहे हैं। अच्छा, पहली तो ख्वाहिश होती है मौत की। मौत की ख्वाहिश के बाद खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू होते हैं। खुदकुशी के ख्यालात आने के बाद खुदकुशी की प्लानिंग होना शुरू होती है। खुदकुशी की प्लानिंग होने के बाद खुदकुशी का अटेम्प्ट होता है। अब वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए तो आपकी सारी की सारी जो एफर्ट थी एज ए ह्यूमन होना, जो आपने पूरी जिंदगी किया था, सब आपका खत्म हो गया। लेकिन अगर वो फेल हो गया, तो भी आप एक नई एम्बेरसमेंट और एक नई तकलीफ के साथ हैं। तो आपके लिए सबसे आइडियल सिचुएशन यही है कि प्लानिंग तक बात आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्लानिंग से आगे की एक्टिविटी से आपने अपने आप को खुद रोकना है। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि पहले कदम पर ही रोक लीजिए। पहला कदम है, जब आपको जिंदगी से बेजारी महसूस होने लगे, उस वक्त ही समझ लीजिए कि आपको इस वक्त जरूरत है मदद की, क्योंकि आपके ये जो ख्यालात हैं, ये ख्यालात नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इंसान को ये ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप इसको फौरन ट्रीटमेंट करवाएं, और ये ट्रीटमेंट शायद चंद सेशन के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक जी डॉक्टर, मामूली सा थॉट है, उसी वक्त सॉल्व हो सकता है, बजाय इसके कि बड़ा प्रॉब्लम हो जाए फिर लंबे अरसे के लिए आप ट्रीटमेंट लें। अब आप अपनी बात कीजिए। सॉरी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज हमारे नाजरीन को बताइए कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं हु इज थिंकिंग अबाउट एंडिंग देयर लाइफ, या अगर आपके जहन में ये सोच आ रही है जिंदगी खत्म करने की, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जैसे कि आपने बात की ट्रीटमेंट की, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इंटरवेंशन।
किससे रुजू करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो फैमिलीज़ को चाहिए ना, आपकी फैमिली में कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा किसी फेलियर का शिकार हो रहा है, कंसर्न करना चाहिए। आपको फ़ोकस करना चाहिए कि आप नोटिस करें उसके बिहेवियर को। आइसोलेशन में जाना किसी भी फैमिली मेंबर का इंडिकेट करता है कि देयर इज़ समथिंग जो गलत हो रही है। आप उस आइसोलेशन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्लान करें, आपको बैठना चाहिए साथ मिलके। आप ज़रूर बात करें किसी भी लॉस के हवाले से, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, बैठ के डिस्कशन करें। और डिस्कशन करने का मतलब है कि आप उसे मौका दें कि वो अपने अंदर की तमाम बातें आपके सामने एक्सप्लेन करे, और बैठ के तकरीर ना शुरू करें कि आप उसे समझाना शुरू कर दें। दीन को रेफ़र ना करें कि खुदकुशी के ख़यालात आ रहे हैं, ओह! ये तो हराम है, ये नहीं आना चाहिए। आप ना समझाएँ, ये आपका काम नहीं है, आपका काम है उस वक़्त सिर्फ़ सुनना। क्योंकि सिर्फ सुन लेने से ही बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी। आप मौका दें, प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश ना करें, सिम्पटम को समझें और समझने के बाद जैसे मैंने कहा, फौरी तौर पर हेल्प के लिए डॉक्टर के पास जाइए। इवन कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, तो आप अपने बच्चे का इलाज नहीं कर सकते, आप रेलेवेंट जगह पर जाएँ, उसे सीरियस लें किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इससे बड़ी कोई इमरजेंसी नहीं है। तो आप जाइए और जाकर ट्रीटमेंट लेने की तरफ फ़ोकस करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट घर का क्रिएट करें। आपकी वजह से अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो आप उसे रिज़ॉल्व करें, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएँ, अपनी पूरी फैमिली के पैटर्न में चेंज लेके आएँ, जिससे किसी भी शख्स को प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से सपोर्टिव बनाइए। ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ का आइडियल ट्रीटमेंट है, जो किया जाना चाहिए। और यकीनी तौर पर अगर सुसाइडल प्लान तक नौबत आई हुई है, तो फिर साइकियाट्रिक मेडिकेशन भी ज़रूरी है, दवा लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि दवा के बगैर चांसेस हाई हो जाते हैं। साइकोथेरेपी में हम क्या करते हैं, हम उसे इस काबिल बनाते हैं कि पहले वो समझे कि जो उसके थॉट्स हैं वो सुसाइडल है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। इसकी इंटेंसिटी को समझें, इसकी फ्रीक्वेंसी को समझें, और इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम अनकवर करते हैं, हर शख्स के अपने-अपने कॉजेज़ हैं, हम उसके कॉजेज़ को समझाना चाहते हैं कि उस केस में जो मेरे पास इस वक़्त आया हुआ है, क्या कॉजेज़ हैं, क्यों उसको ये सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। फिर हम उसके कोपिंग पर वर्किंग करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कोपिंग में उसकी वीक हो गई हैं, उसको हम किस तरह से इम्प्रूव करें, उस इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके इमोशनल पेन को रिड्यूस करवा सकें, क्योंकि इमोशनल पेन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, और उसकी वजह से पर्सन चाहता है कि किसी तरह से इन सारी चीज़ों से निकल पाए। उसकी सेल्फ लव को हम थोड़ा-सा एनहांस करने की कोशिश करते हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, उसको होप देने की कोशिश करते हैं, उसके रिलेशनशिप में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप के हवाले से जो उसकी परसेप्शन, सेल्फ परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ अदर्स, परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड, इन तीनों चीज़ों को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी लाइफ़ की मीनिंग, हम उसको पास्ट में ज़रूर लेकर जाते हैं कि वो क्या बनना चाहता था, जो उसने ड्रीम्स देखे थे, उस ड्रीम को क्यों विथड्रॉ किया, उन विथड्रॉ किए हुए ड्रीम्स को दोबारा से रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। सही। फिर सेफ रहने के एनवायरनमेंट के हवाले से डिस्कशन करते हैं, और फ्यूचर के बेस्ट प्लान को लेकर हम उसे एफर्ट करवाते हैं कि वो अपनी लाइफ में दोबारा से बाउंस बैक करे, और बेस्ट वे में उन एम्बिशंस को हासिल करे जो उसने कभी सोचे थे, जिस और तरफ वो जाना चाहता था। और यकीनन इस पूरे प्रोसेस में आप फैमिली को भी इन्वॉल्व करते होंगे, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फैमिली के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। साइकोथेरेपी फैमिली सपोर्ट के बगैर अधूरी है, क्योंकि फैमिली ही हमारे पास तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा 1-1 घंटे के लिए आ रहे हैं ना। फैमिली वो है जो 24 आवर इंटरैक्ट कर रही है। हम फैमिली से अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते, प्राइमरी थिंग ये है। लेकिन हम फैमिली को गाइड करते हैं कि क्लाइंट की जो सपोर्ट सिस्टम है उसे किस तरह से एनहांस करना है, और फैमिली मेंबर के भी अपने स्ट्रेसर होते हैं, उनके स्ट्रेसर को भी हम थोड़ा-सा कूप अप करवाते हैं। उन्हें भी थोड़ा-सा गाइड करते हैं कि वो किस तरह से खुद बेहतर महसूस कर सकें। तो ट्रीटमेंट फ़ोकस्ड ही पूरा फैमिली पर किया जाता है, लेकिन प्राइमरी क्लाइंट हमारा क्लाइंट ही होता है, और उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन को हम पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखते हुए वर्क करते हैं। सिवाय इसके कि जब वो खुदकुशी का प्लान कर रहा हो, तो डेफिनिटली देन हम फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि वो फौरी तौर पर उस पर एक्शन करे, और क्योंकि ये इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी में लाइफ़ का बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर रिजवान। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को आज का शो जो है वो बहुत पसंद आया होगा, और अगर हमारे नाजरीन के जहन में कोई ख्याल है, कोई सवाल है, या अगर आप डॉक्टर रिजवान से राब्ता करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हिदायत टीवी के स्टूडियो में कॉल कीजिए और हम आपका राब्ता डॉक्टर रिजवान से जरूर करवाएंगे।
इसके अलावा हमारे प्रोग्राम से के मुतालिक अपनी राय, फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा हमारे हिदायत टीवी के फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर। डॉक्टर रिजवान, once again जज़ाकुमुल्लाह खैरन, thank you so much for taking the time out for हिदायत टीवी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया दोबारा। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मुलाकात करेंगे और अपना ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले सैटरडे को सुबह 11 बजे इसी प्रोग्राम के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। जब तक अपनी ज़हनी सेहत का जरूर ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।